माइंडसेट का पार्ट है मेरे ख्याल से। ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है आपकी, उसमें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स इनहेरेंट है कि हम अगर मुसलमान हैं तो परसिक्यूशन हो रहा है, अनलेस अनटिल 100% मुसलमान हम नहीं हैं। और जहाँ पे 100% मुसलमान, जैसे सऊदी अरेबिया ने 3 लाख यमनी मार दिए, कोई बात नहीं, चलता है। बांग्लादेश में आपने इतने मुसलमान मार दिए, वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब चीज़ चलता है, बढ़िया जी। तालिबान ने उड़ा दिए मुसलमानों को, कोई बात नहीं। मुसलमान मुसलमान को मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दैट इज ऑल राइट जी। लेकिन कोई और ना, हिंदू के साथ अगर किसी मुसलमान का इस बात पे भी लड़ाई हो जाए कि सामने वाले में कोई पैसे को लेके, लेन देन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जी, हिंदू मुसलमान हो गया। हम लोग जो बार-बार यहाँ पे भाषण देते हैं, लोगों को कहते हैं कि नहीं, भारत जो है वो सबके लिए इक्वल है। भारत बहुत बड़ा सेकुलर देश है, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाइयाँ देखता हूँ मैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ ही नहीं, वहाँ पे हमसे भी बड़े जो हैं शिद्दत पसंद बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ 1948 में एक लॉ लाया गया महाराष्ट्र में, उसका नाम था हिंदू पॉलीगैमी प्रोहिबिशन एक्ट। कुछ हिंदुओं में पॉलीगैमी की प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो महाराष्ट्र में ये ला दिया गया कि अब कोई भी हिंदू अगर एक से ज्यादा शादी करेगा तो उसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसको सजा मिलेगी। तो इस लॉ को चैलेंज किया गया हमारे यहाँ कोर्ट में कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि हिंदुओं की पॉलीगैमी को आप बैन कर रहे हो और मुसलमानों की पॉलीगैमी को आप बैन नहीं कर रहे तो भारत ने यही किया, भारत सरकार ने, और ये करना था। और ये हमारे यहाँ जो लोग हैं, जिसको हमारे मुतालिया पाकिस्तान कह के झुठलाया जाता है कि आप अवाम को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका माइंडसेट खराब कर रहे हैं, तो वो यही बात थी जिसको मैं नहीं मानता होता था। लेकिन वो चीज़ वाज़ेह होके अब नज़र आ रही है। कभी कश्मीर इश्यू की सूरत में नज़र आ जाती है, कभी इस मामले में आके नज़र आ जाती है, वक्फ बोर्ड की सूरत में नज़र आ जाती है। और पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? रमजान में सबसे ज्यादा वायलेंस के अटैक हुए। यहाँ तो वायलेंस तो एक पैसे का नहीं हुआ मुसलमानों के अगेंस्ट में। मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर इतने चर्चेस जला दिए गए। कभी किसी कम्युनिटी के खिलाफ शुरू हो जाता है, सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, मुस्लिम्स के खिलाफ तो भरपूर तरीके से हो रहा है ना। उसके बाद जो है ऑपरेशन बदर और खंदक आपस में लड़े पड़े हो, टीटीपी से बीएलए अलग नाराज है, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट चल रही है, यहाँ पे है मुसलमान तहफ्फुज मूवमेंट। आपकी अपनी जनता 53%, आपका जो टोटल लिटरेसी रेट है वो इंडिया के मुसलमानों से लिटरेसी रेट से कम है। क्यों नहीं पढ़ रहा आपका मुसलमान? और कोई मुसलमान है इसलिए हम उसको जॉब दे दें? ऐसे तो पूरा भारत ही फिर मुसलमान बन जाएगा कि भाई हमें जॉब मिल रही है, मुसलमान बन जाते हैं। मुसलमानों को जॉब ना मिलनी चाहिए और ना दी जाएगी। अपने घरों से होली दीपावली आपके बाबा दादा बनाते थे, वो बंद करने वाले लोग हमें बता रहे कि जी हमने बहुत अच्छा किया। क्या हासिल कर लिया पाकिस्तान बना के? क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का? पासपोर्ट दुनिया में नीचे से दूसरा। मैडलिन ऑलब्राइट कहती है ये दुनिया के लिए सरदर्द है, ये मेरा है। ग्रूमिंग गैंग, आतंकवादी बनाना, यही अचीवमेंट है, इसीलिए बनाया था आपने, इसीलिए आपके खदशात सही साबित हो गए, क्योंकि यही मुसलमान बनाना देना चाहते थे आप। कि समझो ना, आप मुसलमान बन पाओगे। कल्चरली हिंदू हो आप, लेकिन हिंदू कहने पे आप अपने आप को गाली समझते हो। जब बंगाल डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, तो उसको लेके जिस तरह की मूवमेंट चलाई गई, जिस तरह वहाँ पे एहतजाज किया गया, और इवन कि आखिर वो जो उसकी तक़सीम थी वो ख़त्म करवा के दम लिया गया। क्योंकि गलती से ये हो गया था, जब उन्होंने बंगाल को इंतज़ामी तौर पे 2 हिस्सों में तक़सीम किया, तो एक हिस्सा जो था ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी बन गई थी, तो जिस पे शदीद किस्म का रिएक्ट किया गया। गजभाई, इन पे तो आसिफ साहब आपका यकीन होगा ना, अभी आएंगे ना उस घोड़े पे बैठ करके, अपना नाम जो है मियाँ आसिफ अली उर्फ सलाहुद्दीन अयूबी, या क्या नाम होगा, मोहम्मद बिन कासिम, अभी आएंगे ना उस घोड़े पे कौफीर को मारने और इसको इस्लाम की धरती बनाने, क्योंकि आपका तो बिलीफ है ये। करने की तरफ एक चल रहा है। बाकी टीटीपी को सपोर्ट भाई आप ही कर रहे हैं हमारे यहाँ। आप बंद कर दीजिए उसको लॉन्च करना पाकिस्तान में, सुकून हो जाएगा। हमें तो लड़ना आपकी वजह से पड़ रहा है यहाँ पे। Hi viewers, this is me Rebaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है आसिफ साहब ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच आसिफ साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला।
आज हम 2 टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वक्फ बिल के हवाले से, जो कि कल लोकसभा में जो है वो इसका अप्रूवल हुआ। इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस बिल के हवाले से? क्या राय है, इसका क्या बैकग्राउंड है? बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए, वक्फ जो बिल है, ये एक लॉ है जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाता है। आपके पास भी वो शायद ऐसा लॉ नहीं होगा जो इंडिया में था। आइडिया ऐसा है, जो कब कई लोग आप में से पूछते हैं मुसलमान, अब आप चूंकि ये आपके माइंडसेट का पार्ट है, मेरे ख्याल से ये जो पूरी डॉक्ट्रिन है आपकी, उसमें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स इनहेरेंट है कि हम अगर मुसलमान हैं तो परसिक्यूशन हो रहा है, अनलेस अनटिल 100% मुसलमान हम नहीं हैं। और जहाँ पे 100% मुसलमान, जैसे सऊदी अरेबिया ने 3 लाख यमनी मार दिए, कोई बात नहीं, चलता है। बांग्लादेश में आपने इतने मुसलमान मार दिए, वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब चीज़ चलता है, बढ़िया जी। तालिबान ने उड़ा दिए मुसलमानों को, कोई बात नहीं। मुसलमान को मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दैट इज ऑल राइट जी। लेकिन कोई और ना, हिंदू के साथ अगर किसी मुसलमान का इस बात पे भी लड़ाई हो जाए कि सामने वाले में कोई पैसे को लेके, लेन देन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जी, हिंदू मुसलमान हो गया, तो ये पार्ट ऑफ द सिस्टम है, वो मैं समझ सकता हूँ। ये पार्ट ऑफ होल पैकेज है कि आप मुसलमान हैं तो आप परसिक्यूटेड हैं। नेवरदलेस, तो हमारे यहाँ पे एक लॉ बनाया गया जब भारत आज़ाद हो गया, तो उसके बाद मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस दिया जाना शुरू किया जाने लगा। जैसे उनको सबसे पहले पर्सनल लॉ बोर्ड दिए गए। पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप इंडिया एक किसी रिलीजन को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, उसके बाद लॉज जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो लॉज जो होते हैं वो मैनमेड बनाए जाते हैं सबको एक समान ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप कुरान से ट्रीट कीजिएगा मुझे तो मैं मुशरिक हूं, आप मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाइएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सबको एक समान लॉ दिए जाते हैं, मगर भारत की सरकार ने वो नहीं किया। भारत सरकार ने मुसलमानों को स्पेशल राइट्स देने शुरू किए। सबसे पहले आया, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ 1948 में एक लॉ लाया गया महाराष्ट्र में, उसका नाम था हिंदू पॉलीगैमी प्रोहिबिशन एक्ट। कुछ हिंदुओं में पॉलीगैमी की प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो महाराष्ट्र में ये ला दिया गया कि अब कोई भी हिंदू अगर एक से ज्यादा शादी करेगा तो उसको जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, उसको सजा मिलेगी। तो इस लॉ को चैलेंज किया गया हमारे यहाँ कोर्ट में कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि हिंदुओं की पॉलीगैमी को आप बैन कर रहे हो और मुसलमानों की पॉलीगैमी को आप बैन नहीं कर रहे हो, तो ये कैसे चलेगा। तो उसके लिए हमारे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, इस केस का नाम है नरासू अप्पा मली केस कहते हैं इसको, नरासू अप्पा मली का केस था। उसमें महाराष्ट्र की हाई कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ जो है वो आर्टिकल, वो लॉ नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी पर्सनल लॉ से अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो लॉ के दायरे में नहीं आता। इसलिए ये जो पर्सनल लॉ है, ये जो रिलीजियस लॉज होते हैं, इनको पर्सनल लॉ माना जाए। और चूंकि पर्सनल लॉ जो है वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं है भारत के संविधान में, इसलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं माना जाएगा। अगर कर भी रहा है तो स्टेट अगर चाहे वो हिंदुओं के लिए पॉलीगैमी प्रोहिबिशन एक्ट बनाना चाहती है बना ले, अगर मुसलमानों के लिए नहीं बनाना चाहती तो ना बनाए। और अगर उनका खुद का जो शरिया लॉ है वो उनको अगर इजाजत देता है 4 शादी करने के लिए, तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर है, बीइंग अ पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ, अब मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको दर्शकों को नहीं समझ में आएगा उतना, लॉ में लॉ नहीं है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट वहां से देनी शुरू की गई। फिर धीरे धीरे स्पेशल उनको बोर्ड दिए गए। वक्फ एक्ट लाया गया 1954 में कि आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ दे कर लीजिए। गवर्नमेंट जो है वो, अरे आप मुसलमानों का ही एक बोर्ड बनाइए, वो बोर्ड उन प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उनके पैसे, उनकी इनकम, सब कुछ वो बोर्ड देखेगा, उसका खर्चा कैसे हो सब कुछ बोर्ड देखेगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। उसके बाद उसमें और पावर दिए जाने लगे। और अभी सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2003 में या कभी वो अमेंड करके उसमें दिया गया होगा, 2013 में या 2013 में भी अमेंड किया गया, फिर उसके बाद 1993 या कभी उसमें अमेंड करके और शक्तियां देती जानी। तो वक्फ बोर्ड है क्या कि मुस्लिम सोसाइटी है, उसको बोर्ड कहते हैं, और वो उसमें सिर्फ मुसलमान बैठ सकता है,
उसमें कौन मुसलमान बैठेगा कौन नहीं, ये वहां के बोर्ड के लोग तैयार करते हैं। उनके पास एक पावर होता है कि कोई जमीन का हिस्सा या कोई प्रॉपर्टी, उसको अगर उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ है, ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, चाहे भले किसी ने वक्फ दिया हो या ना दिया हो, वो वक्फ हो जाती है। और उसका कोई पेपर हो ना हो, उनका खाली नोटिफिकेशन आ गया तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ये सर्वे करने के लिए और ये सब करने के लिए जो पैसा खर्च होगा वो भी गवर्नमेंट देगी। और आपका अगर आपकी प्रॉपर्टी मैंने छीन ली, आपकी प्रॉपर्टी अगेंस्ट में नोटिफिकेशन है, तो आपकी जिम्मेदारी आप कोर्ट में जाकर के अपना मामला निपटवाइए। अगर आप कोर्ट में नहीं जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी वक्फ हो गई। इस्लाम भारत में मुश्किल से 1000 साल पहले नहीं आया और यहाँ की 2-2000 साल पुराने मंदिर को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वक्फ प्रॉपर्टी। ये तो हालत है। जो एम्प्लॉय होगा वक्फ बोर्ड का और जो सर्वेयर होगा वो गवर्नमेंट का सर्वे माना जाएगा। ऐसे ऐसे पावर दिए जो आप सोच नहीं सकते। वो स्टेट विद इन स्टेट बना दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ कि वक्फ जो है वो कहता है कि दिल्ली का जो पार्लियामेंट का लैंड है वो हमारा है, धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी का घर जिस प्रॉपर्टी पे बना है वो हमारा है, 1700 साल पुराना मंदिर था किसी इलाके में, उन्होंने जाके कह दिया जी ये हमारा है। अगर बाबर का या अकबर का घोड़ा किसी जगह पे गलती से जाते समय लीद करके चला गया था, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि जी अकबर का घोड़ा उस इलाके से गुजरा था। ये तो हालत थी इस देश में। इसी पावर को कम करने के लिए और इसको रेशनलाइज करने के लिए वक्फ बिल लाया गया है, जिसमें वक्फ में प्रॉपर्टी में जो है वो, जैसे अब नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी भी वक्फ हो जाती थी, डिक्लेयर कर दिया वक्फ ने कि हाँ भाई ये तो ये प्रॉपर्टी एक समय मुगलों की थी, अब ये जो है इस पे हिंदू रह रहा है, कोई बात नहीं, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके से चीजें चलती थी। उसी को रेशनलाइज, उन्हीं पावर को कम करने के लिए, और उसमें सिर्फ मुस्लिम बैठते थे। नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी को भी आप वक्फ डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जो उसके मेंबर होंगे वो सिर्फ मुस्लिम होंगे। ऐसी ऐसी पावर दी गई थी। आपको पता ही नहीं इस देश में हुआ क्या है अभी। आप ऐसा प्रॉपर्टी का लॉ हिंदुओं को है आपके यहाँ पे? आप तो हिंदू लैंड पे बैठे हो, उसको इस्लामिक लैंड। कल हमें आसिफ साहब बता रहे थे कि भाई ये तो 90% रहते हैं तो इस्लामिक लैंड। ऐसा नहीं है। कजाकिस्तान की पॉपुलेशन 80 से 85% मुसलमान है, पर वो कभी नहीं कहते कि कजाकिस्तान इस्लामिक लैंड है, कभी नहीं कहते। लोगों के इस्लाम हो जाने से उसकी उस लैंड की हिस्ट्री नहीं चेंज हो जाती। और वो आज भी अपने, वो कजाक बोलते हैं, उन्होंने कोई स्क्रिप्ट नहीं ले आया अरबिया से और वो अपनी लैंग्वेज को अरबिक स्क्रिप्ट में, ये अलग बात है कि वो रोमन, वो रशियन वो यूज करते हैं, क्या नाम है, अल्फाबेट्स का। एनीवेज, तो बहुत सी प्रॉब्लम है, उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो दिस इज व्हाट द वक्फ बिल। और ये एक बहुत अच्छा, बहुत साहसिक कदम लिया जा रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी का खुद का अपना मेजोरिटी नहीं है, फिर भी उन्होंने इस बिल को पास करवा लिया है लोकसभा से। राज्यसभा में उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनकी अच्छी खासी मेजोरिटी है। तो इट्स अ वेलकमिंग थिंग। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भारत में समान अधिकार होना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। रिलीजन के लॉ से कोई नहीं चलेगा, रिलीजन लॉ के से तो आप खुद भी नहीं चल रहे हो। तो रिलीजियस लॉ आउटडेटेड लॉ है। आपको मानव में, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के हर मुसलमान को जो सेक्युलरिज्म का चैंपियन बनता है उसको ये शपथ लेनी पड़ेगी, ये अहद लेना पड़ेगा कि कुरान की सारी पॉलिटिकल, वो जो सेक्युलरिज्म का मतलब है, सारी पॉलिटिकल शक्तियां यानी लॉ से रिलेटेड शक्तियां भारत के संविधान में निहित है। और जो भारत का संविधान कह देगा वो हम मानेंगे, आंख बंद करके, तब आप सेक्युलर होंगे। सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि जी हम होली नहीं मनाएंगे लेकिन आप जो है ईद आइए मनाइए और उसके बाद अफ्तार पार्टी दीजिए, ये सब ढोंग है। दिस इज जिसे कह लीजिए शराड। जी आसिफ साहब क्या कहना चाहेंगे वक्फ जो लोकसभा में बिल पास हुआ कल इंडिया में, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? डॉक्टर साहब ने तो बड़ा ब्रीफ उस पे एक्सप्लेन किया कि मुसलमानों के लिए ये किया गया है, वो किया गया है। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? नहीं, बीइंग ए पाकिस्तानी ना भी ओपिनियन हो मेरा, बीइंग ए एक इंसान भी ओपिनियन होता है। और एक न्यूट्रल इंसान के जो मैं सोचा करता था, जो मैं सुना करता था, वो चीज़ें वाक़ई हकीकत में बदलती नज़र आ रही हैं। हम लोग जो बार-बार यहाँ पे भाषण देते हैं, लोगों को कहते हैं कि नहीं भारत जो है वो सबके लिए इक्वल है, भारत बहुत बड़ा सेकुलर देश है, हमें उनके साथ बात करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाइयाँ देखता हूँ मैं, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ ही नहीं, वहाँ पे हमसे भी बड़े जो हैं शिद्दत पसंद बैठे हुए हैं।
उसकी सबसे बड़ी क्लासिक मिसाल ये ताज़ा वक़्फ बोर्ड वाला मामला है। आप ये देखिए कि जब भारत कायम हुआ है 1947 में, तो उस वक़्त जो सिचुएशन की गई, आप ये कभी वो जाके कश्मीर को के साथ मुज़ाकरात होते हैं, कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के तौर पे ओनली फॉर एक चीज़ पे मुआहिदा उनका उनकी तरफ से जो बात की जाती है कि था जी कि सिर्फ़ जो उस पे डिफेंस है या करेंसी है या मवासलात है, उन पे करके तो उनके साथ तय हो गया। अच्छा, उसको उन्होंने करते ला के आखिरकार 70 साल बाद, 75 साल बाद पूरे का पूरा भारत में ज़म कर लिया। अच्छा, इसी तरह के मामलात जो हो रहे हैं, फिर उन्होंने वहाँ पे स्पेशल स्टेटस की बात कर ली जी, हम हैदराबाद दक्कन को दे रहे हैं, उसको को पूरे का पूरा पकड़ के रगड़ दिया। अच्छा, छोटे-छोटे चीज़ें देते रहे, फलाँ को दे रहे हैं, फलाँ के साथ ये कर रहे हैं और बाद में पता ये चलता रहा कि मामलात एंड पे आके वो एक्चुअली जो असल जो अंदर था, जो पसे पर्दा था कि आहिस्ता-आहिस्ता इनको हज़म कर लिया जाए, वो किया जाता रहा। वही कुछ वक़्फ बोर्ड में हो रहा है। उस वक़्त तो बहुत सी सहूलियत दे दी मुसलमानों को ये दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपकी मज़हबी आज़ादी है, आप जैसे मर्ज़ी करें, हम आपको करेंगे। लेकिन जब आप ये देखें कि किसी को आपने कंट्रोल करना होता है, आहिस्ता-आहिस्ता करते हैं। जब देखते हैं कि ये हमारे पंजे में फँस गया है, शिकंजे में आ गया है, तो फिर वो हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और एक बड़ी मशहूर मिसाल है। तो वो वाला काम किया जाता है। तो अब भारत ने यही किया, भारत सरकार ने, और ये करना था। और ये हमारे यहाँ जो लोग हैं जिसको हमारे मुतालिया पाकिस्तान कह के झुठलाया जाता है कि आप अवाम को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका माइंडसेट खराब कर रहे हैं। तो वो यही बात थी जिसको मैं नहीं मानता होता था। लेकिन वो चीज़ वाज़ेह होके अब नज़र आ रही है। कभी कश्मीर इश्यू की सूरत में नज़र आ जाती है, कभी इस मामले में आके नज़र आ जाती है, वक्फ बोर्ड की सूरत में नज़र आ जाती है। दूसरी तरफ, एक तरफ अगर रिलीजियस मामला नहीं है तो सच्चर कमीशन रिपोर्ट जब आती है कि पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पे 15 से 20% है और जो अब मुलाज़मतों में रेशियो है वो 4% है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ जब पहले आपने इजाज़त दिए रखी, आप भी ठीक है, आप जैसे मर्ज़ी अपने मज़हब को प्रैक्टिस करें, लेकिन अब आके उस पे पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी गई। तो ये इश्यूज़ हैं और ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसको हम मुनाफ़िक़त ना कहें तो और क्या कहें? आप पहले दिन अनाउंस कर दीजिए, नहीं भई हम नहीं इजाज़त देंगे किसी को कुछ करने की, दैट अब जो कुछ ताज़ा-तरीन होली के मौके पे हुआ है, जिस तरह की वीडियोज़ सामने आई हैं हमारे और नज़र आई हैं ओपनली। अच्छा, कभी वो चर्चिज़ के खिलाफ शुरू हो जाता है, मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर इतने चर्चिज़ जला दिए गए। कभी किसी कम्युनिटी के खिलाफ शुरू हो जाता है, सिर्फ़ मुस्लिम्स ही नहीं, मुस्लिम्स के खिलाफ तो भरपूर तरीके से हो रहा है ना। और कभी उनके दरगाहों को लेके मामलात शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा इश्यू है, कभी ईद नमाज़ का जो ताज़ा-तरीन वाक़या आया है सड़कों वाला, कि नहीं जी कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये चीज़ें उस चीज़ को शो कर रही हैं, जिस चीज़ का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था, जिस चीज़ का जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जो मोहम्मद अली जिन्नाह कायदे-आज़म जो कहा करते थे, और वो वाक़ई वो चीज़ें अब उभर कर सामने आ रही हैं, कि आपको आज़ादी रह ही नहीं गई और जो आपके पास कुछ राइट्स मौजूद थे या जो कुछ आपको आइन ने दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, उनको भी आप धीरे-धीरे खत्म करने की तरफ जा रहे हैं और ये चीज़ अब साबित हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये कोई अनहोनी नहीं थी, ये तो होना ही था और ये उसी वक़्त निशानदेही कर दी गई थी और बड़े अरसे से लोग कहते आ रहे थे और अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं और बिल्कुल नज़र आ रही हैं। और मुझे तो ये है कि कल-कलां को जिस तरह सेंट्रल स्टेट्स में जो ये वस्ते एशिया है, मिडल ईस्ट है, वहाँ पे जो कुछ हुआ था, तो वहाँ पे मामलात, सॉरी मिडल ईस्ट नहीं, तो मिडल एशिया, तो वहाँ पे जो मामलात हुए थे स्टेट्स में, जिस तरह पाबंदियाँ लगाई गई थी रशिया की जानिब से, ये उसी तरफ जा रहा है सारा कुछ। कल-कलां को अगर कोई ऐसी चीज़ भी आ जाती है कि भारत के अंदर मुसलमानों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो मेरे लिए वो भी नई नहीं होगी, जिस तरह की प्रैक्टिस मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। तो ये मामलात तो अब रहेंगे और होंगे। डॉक्टर साहब, आप आसिफ साहब को रिज़्यूम भी कर सकते हैं और मेरा भी आपसे सवाल है, एक और ख़बर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इंडिया-पाकिस्तान सीज़ फायर ब्रीच पाकिस्तान ट्रूप्स क्रॉसिंग एलओसी। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? इंडियन मीडिया पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये पाकिस्तान की जानिब से करवाई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए?
अच्छा देखिए, ठीक है, वो तो इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो अपनी बात होगी। अब आप सिर्फ़ साहब के पैरामीटर्स लीजिए कि जी इंडिया में जो इनके खदशात थे कि मुसलमानों के साथ टॉर्चर हो रहा है, वो होने लगा है। स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट इन्होंने यूज़ किया आर्टिकल 370 के लिए, तो वो भैया आप मुसलमान बन के दुनिया पे एहसान कर दिया भाई साहब। अब आप दुनिया पे कहे कि यार देखो, पहले तो मुशरिक होना बंद करो, इस्लाम के रास्ते पे आ जाओ, दीन के रास्ते पे आ जाओ। आप दुनिया भर को कहे तुम गलत हो, तुम्हारी प्रैक्टिस गलत है, 5 बार बोले तुम्हारा भगवान गलत है, दुनिया सब बर्दाश्त करे। वो आपसे ये कहे कि हम चाहते हैं कि आप इक्वल बन के रहो, स्पेशल बन के रहो। आपके यहाँ कोई ऐसा लॉ है कि हिंदू जिस जिस प्रॉपर्टी को, वो तो उसी की प्रॉपर्टी है ना, जिस प्रॉपर्टी पे वो हाथ रख दे वो हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड की हो जाए? ऐसा प्रॉपर्टी दिया आपने? अपने यहाँ से दीपावली आपने बंद कर दी, होली आपने गायब कर दी। अपना आप लोग होली दीपावली मनाते थे, आपके पुरखे, वो आपने मनाना बंद कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो गए हैं। और पाकिस्तान में मुसलमानों का क्या हाल है? रमजान में सबसे ज्यादा वायलेंस के अटैक हुए। यहाँ तो वायलेंस तो एक पैसे का नहीं हुआ मुसलमानों के अगेंस्ट में। आप लड़ रहे हो ऑपरेशन बदर, ऑपरेशन खंदक, जी हमारा खदसात सही हो गया, ठीक है आपका खदसा सही हो गया। आपने क्या बना के दिया पाकिस्तान में? मुसलमानों को क्या दे दिया आपने? लड़ाई, जंग, खाना बदोशी, सेक्टेरियनिज्म, शिया सुन्नी को मान रहा है, सुन्नी शिया को मान रहा है, अहले हदीस उसको मार रहा है। उसके बाद जो है ऑपरेशन बदर और खंदक आपस में लड़े पड़े हो, टीटीपी से बीएलए अलग नाराज है। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट चल रही है, यहाँ पे है मुसलमान तहफ्फुज मूवमेंट। तो भगवान बचाए आपका ऐसा मुसलमानों का राज्य बनाने से भैया, जहां मुसलमान ही नहीं बच रहा है। आरिफ साहब ने ही कहा कि कितने मुसलमानों को खारिज कर दिया इन्होंने। इंडिया ने तो किसी मुसलमान को खारिज नहीं किया, इसीलिए बनाया था आपने, मुसलमानों को खारिज करने के लिए इस्लाम से, और उसके बाद स्टेट के थ्रू उनके ऊपर तशद्दुद करने के लिए। इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है ना यहाँ के मुसलमान में, कि वो मुसलमानों के साथ भी सही से नहीं रह पा रहा है। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, ऑपरेशन खंदक, ऑपरेशन ये बदर, ऑपरेशन जरबे हज्ब चले ही जा रहा है यार। एयरफोर्स से मार रहे हो आप पश्तूनों को, एयरफोर्स गनशिप बैटल गनशिप यूज करके। उसके बाद आप बलूचों को मार रहे हो। आपके यहाँ पे इनफोर्स, इंडिया में इनफोर्स डिसअपियरेंस है। आप बता रहे कि 4% हमारे यहाँ 4% इंडियन जॉब में मुसलमानों का है पार्टिसिपेशन, और 20% जो है पॉपुलेशन है। आपकी अपनी जनता 53%, आपका जो टोटल लिटरेसी रेट है वो इंडिया के मुसलमानों से लिटरेसी रेट से कम है। क्यों नहीं पढ़ रहा आपका मुसलमान? और कोई मुसलमान है इसलिए हम उसको जॉब दे दें? ऐसे तो पूरा भारत ही फिर मुसलमान बन जाएगा कि भैया हमें जॉब मिल रही है, मुसलमान बन जाते हैं। मुसलमानों को जॉब ना मिलनी चाहिए और ना दी जाएगी, क्योंकि अगर वो सच में मुसलमान है, वो तो गजवा हिंद का, फिर उसका तो ईमान है गजवा पे, और उसका ईमान है क्या नाम है, जिहाद पे। भाई मुसलमान बन के क्या दिया है आपने? हमसे नफरत की मुशरिक है, काफिर है, यही तो बढ़ाया आपने मुतालिया पाकिस्तान में। तो चलिए आपने हमसे अलग करके अपना देश बना लिया। क्या बनाया आपने अपना देश? क्या बना दिया आपने? क्या दिया मुसलमानों को? हमसे ज्यादा मुसलमान आपने मारे हैं। ईस्ट पाकिस्तान में मुसलमान इंडिया ने जाके मारे थे। वहां की औरतों को रेप करके, प्रेग्नेंट करके, वो इंडियन सोल्जर्स ने किया था। इसीलिए यही आपका मुताला था कि हम ऐसा मुसलमानों का राज बनाएंगे, यही राज बन रहा है। 1971 में पाकिस्तान टूट गया, बलूचिस्तान टूट के मुहाने पे रोज आके बोले नहीं कुछ नहीं है, सब बढ़िया सब बढ़िया है। हाँ, चंद हैंडफुल लोग हैं, हैंडफुल लोग हैं। ये जो आप बता रहे हो ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए दे रहे हो, जनता को भी दिख रहा है क्या हो रहा है। मलाला यूसुफजई को किसी हिंदू ने गोली मारी थी कि वो स्कूल जा रही थी? यही इस्लाम के लिए बनाया था आपने। मलाला यूसुफजई को गोली क्यों मारी थी वहां के तालिबान ने? कि वो स्कूल में पढ़ना चाहती थी। मुसलमान तहफ्फुज मूवमेंट बनेगा पाकिस्तान में भी, आप देखते जाइए। जिस इस्लाम की जो आप बैठ के तो गालियां दे रहे हो, ना कंटेक्स्ट समझ रहे हो, ना आप जबरदस्ती ये प्रूफ करने पे तुले हुए हो कि हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, जो नहीं है सच। मैंने बता दिया, वक्फ बोर्ड में इतनी पावर दी गई है, पर्सनल लॉ बोर्ड है। क्यों मिलेगा आपको पर्सनल लॉ बोर्ड? आप मुसलमान हो, जाके इबादत कीजिए 5 टाइम, इससे ज्यादा आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। हम मुसलमान है तो हमें नौकरी दे दो, हम मुसलमान है तो हमें प्रॉपर्टी दे दो, हम मुसलमान है तो भाई क्यों? और आपके हिसाब से हम घटिया लोग हैं, हमारा भगवान भी गलत है, ये आपकी टीचिंग है, ये आपका मानना है। अपने घरों से होली दीपावली आपके बाबा दादा बनाते थे, वो बंद करने वाले लोग हमें बता रहे कि जी हमने बहुत अच्छा किया।
क्या हासिल कर लिया पाकिस्तान बना के? क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का? पासपोर्ट दुनिया में नीचे से दूसरा। मैडलिन ऑलब्राइट कहती है ये दुनिया के लिए सरदर्द है, ये मेरा है। ग्रूमिंग गैंग, आतंकवादी बनाना, यही अचीवमेंट है, इसीलिए बनाया था आपने, इसीलिए आपके खदशात सही साबित हो गए, क्योंकि यही मुसलमान बनाना देना चाहते थे आप। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 कंट्री है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ज्ञान में। खुद से नफरत मत कीजिए, और झूठ बोल करके आप मुझे चुप करा देंगे, मगर ये मिट्टी सबकी कहानी कहेगी और उन्हीं की जुबानी कहेगी। आज पाकिस्तानी होना गाली है, गाली। अमेरिका, यूके में जाए, आज पाकिस्तानी चैनल पे पाकिस्तानी लोग आके कहते हैं कि आई एम अशेम्ड टू बी पाकिस्तानी। झूठ आप मुझे साबित कर देंगे। आप मुझे यह साबित करने पे लगे हो कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। हमारी टीचिंग है कि आपका भगवान सही है, लेकिन मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं। आपकी टीचिंग है कि मेरा भगवान गलत है। आपकी किताबों में लिखा है कि हिंदू दुष्ट होते हैं। आपकी पिक्चरों में दिखाया मैंने राम को छोड़ दिया, बड़ा अच्छा कर लिया। क्या अचीव किया आपने राम को छोड़ करके? पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, ये क्या थे वो जो है वो भाग गए आपके, वो मोटे से जो है वो सिंध वाले मुजाहिर, क्या मुहाजिर वाले जो है, एमक्यूएम के नेता को मार के भगा दिया आपने। आपके पास हर चीज का, कभी ऑपरेशन जरबे अजब हो रहा है, कभी ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो रहा है, कभी ऑपरेशन खंदक हो रहा है, कभी ऑपरेशन बदर हो रहा है। मुसलमानों को आप खारिज कर रहे हो, उसके बाद गलती हमारे में कि जी बहुत अच्छा किया जी हमने, अब हम मुसलमानों को खारिज करके गोली से मार सकते हैं जी उनको। अब हम जी उनको उठा के मार देंगे, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर घर से गायब कर देता है, उनके घर वालों का पता नहीं चलता, तो इसलिए तो हमने पाकिस्तान बनाया था। यही हमारी इस्लाम की वो थी समझ। बंदर के हाथ में उस्तरा है, ना आपको इस्लाम की समझ है, ना आप मुसलमान बन पाओगे। कल्चरली हिंदू हो आप, लेकिन हिंदू कहने पे आप अपने आप को गाली समझते हो। आप इस्लाम की धरती बना देना चाहते हो, उस धरती को जहां से भारतीय सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, उसको आप इस्लाम की धरती बनाना, इस्लाम का किला कह रहे हो उसको। कर लो इस्लाम का किला, कोई मुंह नहीं लगाता आपको। उस किले में आप खुद को बचा रहे हो, कोई जाना ही नहीं चाहता उस किले के अंदर। इंडिया वाले भी अब ये कहते हैं कि नहीं रखना इनसे संबंध। आप हमें गाली दो, अब हर एक इंडियन, मैं भी ये मानता हूं कि पाकिस्तान के साथ ना कोई ट्रेड, ना कोई कल्चरल, ना कोई रिश्ता नहीं रखना, इनको अपने में ही रहने दो। क्या मिलेगा हमें? आपको वो कुछ, हम आपको फार्मास्यूटिकल हम ही बेच रहे हैं, हमारी दवाई खा के हेल्दी होके हम ही को गोली मारने आओगे आप। कल को फिर से आपका इस्लामिक जज्बा जाग गया, गजवाए हिंद खुरासान की फौज आएगी जब खुरासान से, सबसे पहले आसिफ साहब उस घोड़े पे बैठेंगे, हाँ जी चलो अब गजवाए हिंद करना है, कौमुल काफरीन का हत्या करने। इरादा आपका है कि गजवाए हिंद करना है, इस देश की आइडेंटिटी, और बुरे हम हैं। गजवाए हिंद पे तो आसिफ साहब आपका यकीन होगा ना, अभी आएंगे ना उस घोड़े पे बैठ करके, अपना नाम जो है मियां आसिफ अली उर्फ सलाहुद्दीन अयूबी, या क्या नाम होगा, मोहम्मद बिन कासिम, अभी आएंगे ना उस घोड़े पे काफिर को मारने और इसको इस्लाम की धरती बनाने, क्योंकि आपका तो बिलीफ है ये। और अगर हम आपसे लड़ेंगे तो हम तो मुशरिक होकर आपसे गलत लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी धरती को नहीं बचाएं, इसका इस्लामीकरण हो जाने दें, इसको अलग पाकिस्तान बना दें। और पाकिस्तान बना के क्या दें? दुनिया को सरदर्द, दुनिया को आतंकवादी, दुनिया को ग्रूमिंग गैंग। ये है कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान का आसिफ साहब। अल्लाह अकबर, या अल्लाह टीटीपी अता फरमाए इनको जी। ये कौमुल काफिरीन का प्रेयर है। बाकी आसिफ साहब बताएंगे। आसिफ साहब क्या कहेंगे? आप डॉक्टर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं, और उसके अलावा एक और जो खबर आपसे डिस्कस करनी थी कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर ब्रिज, पाकिस्तान ट्रूप्स क्रॉसिंग एलओसी, इस पर आप क्या डिटेल्स क्या अंग्रेजी कहना में न्यूज चाहेंगे? पढ़ आपका दिया क्या आपने, एनालिसिस? उर्दू हिंदी के कार्यक्रम में अंग्रेजी में न्यूज सर पढ़ दिया आपने, आपने अलग ही याद डरा रखा है बिल्कुल कौमुल सर, काफिर को। सर हमारे अच्छा, ऑडियंस हर तरह की बात समझती है। पहली बात तो ये है कि ये वही स्टाइल है, बड़ा पुराना स्टाइल है हमारे दोस्तों का, जिस वजह से कांग्रेस से उस वक्त जो थे हमारे
मुस्लिम्स वो परेशान थे, क्योंकि उस वक्त की जो लीडरशिप थी, जो कि बेसिकली कांग्रेस की लीडरशिप एक्चुअली उस वक्त की हिंदू लीडरशिप ही थी, तो वो जिस तरह से मुनाफिकत किया करती थी, खासकर मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ बंगाल की, जब बंगाल डिवाइड हुआ 2 हिस्सों में, तो उसको लेके जिस तरह की मूवमेंट चलाई गई, जिस तरह वहाँ पे एहतजाज किया गया और इवन कि आखिर वो जो उसकी तक़सीम थी वो ख़त्म करवा के दम लिया गया, क्योंकि गलती से ये हो गया था जब उन्होंने बंगाल को इंतज़ामी तौर पे 2 हिस्सों में तक़सीम किया, तो एक हिस्सा जो था ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी बन गई थी, तो जिस पे शदीद किस्म का रिएक्ट किया गया। और उन 1947 में वही जो हमारे दोस्त थे कांग्रेस के, वही बंगाल को भी डिवाइड करवा रहे थे, हालांकि उस वक्त भी ऑफर्स दी गई थी कि आप बंगाल को रहने दें, कंबाइन वो अलग कंट्री बनने दें। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह तो नहीं होगा, ये तो धर्म के नाम पे बटेगा ही बटेगा। तो ये इस तरह के मामलात हुए और अभी तक वही सिलसिला चलता आ रहा है। और कोई भी ऐसा काम जो वहां पे किया जाता है, उसको करने के बाद वहां के लोग उसको मानने को भी तैयार नहीं है कि ये हो गया है। भाई अगर एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है तो बना रहने देना, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? तो या पहले बनाए ना, दोनों बातें ना, या बनाए ना, जब बन गया तो फिर उसको चलने दें। तो इस लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो शुरू-शुरू में जो सहूलियात दी गईं और कहा गया कि हम ये आपको ये भी दे रहे हैं, आपको वो भी दे रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो सारे का सारा वापस लेके और उनको खत्म करने की तरफ एक चल रहा है। बाकी टीटीपी को सपोर्ट भाई आप ही कर रहे हैं हमारे यहाँ, आप बंद कर दीजिए उसको लॉन्च करना पाकिस्तान में, सुकून हो जाएगा। हमें तो लड़ना आपकी वजह से पड़ रहा है यहाँ पे। तो ये जो बाकी रही जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की आपने बात की, वो एक पॉलिटिकली एक उनका है, वो एक चल रही है, उसको वो चला रहे हैं, लेकिन वो भी उसी वजह से है क्योंकि वो टीटीपी लड़ती है, टीटीपी के खिलाफ फिर फोर्सेस को यूज़ करना पड़ता है और फिर उसके नतीजे में हमारे जो कुछ दोस्त हैं, वो इस तरह की तहरीकें चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये मामला तो उस वक़्त तक रहेंगे जब तक आप कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी संबंध रहे, तो बस फिर तो इस तरफ वाला संबंध भी खत्म कर दीजिए ना, मुदाखलत करने वाला, वो ना करें। वो नहीं होगा तो सारे मामलात खुद ही दुरुस्त हो जाएँगे। बाकी जो आपने एलओसी वाली बात की है रिबाहा, तो एक बात तो ये याद रखें कि एलओसी पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की साइड पे बाड़ लगी हुई है, कंप्लीटली कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से क्रॉसिंग का कोई सीन हो। जिस तरह पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे बाड़ लगी हुई है या पाकिस्तान और भारत के टोटली जो वर्किंग बाउंड्री है उस पे भी बाढ़ लगी हुई है, तो वहाँ पे तो कोई जा नहीं सकता, जिस तरह ईरान कोई ईरानियों की मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता क्योंकि पाकिस्तानी साइड पे बाढ़ नहीं है। इसी तरह पाकिस्तानी साइड पे बॉर्डर पे भी बाढ़ नहीं है, भारतीय साइड पे है, वहाँ से भारत की मर्ज़ी के बगैर आना-जाना तो नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ 2 एकड़ छोड़ के लगाई गई है, तो इस तरफ उनके लोगों का आना-जाना तो रहता है, ज़ाहिर है उनकी ज़मीनें हैं, उन्होंने आके करना होता है, लेकिन पाकिस्तान की साइड पे ऐसी कोई रुकावट है नहीं, कि वहाँ से कोई आ ना सके। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये न्यूज़ मुसलसल दी जा रही है, कि भारत की तरफ से उनके फौजियों की जानिब से वहाँ पे एलओसी पे जो है फायरिंग की गई है और उस फायरिंग का जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया है। और ये फायरिंग कोई नई बात नहीं है, अक्सर हम जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ पे इनकी फायरिंग के, इनकी गोलाबारी के निशान मौजूद होते हैं। तो वो उधर से की गई है, उसका जवाब ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया है। लेकिन जो एलओसी क्रॉस करने वाली बात है, तो वो फिज़िकली पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान की जानिब से। हाँ, भारतीय साइड से ज़रूर पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने बाड़ लगाई हुई है, थोड़ा पीछे करके लगाई हुई है, तो वहाँ से आगे-पीछे आना-जाना तो उनका रहता है। तो ये इसलिए ऐसा मामला है नहीं। बाकी जो है दूसरी तरफ मणिपुर में जो फसादात चल रहे हैं, बड़े पैमाने पे एहतजाज की तहरीक चल रही है, वो सबके सामने है, जिस तरह वहाँ पे जुलूस निकल रहे हैं, जिस तरह वहाँ पे फसादात हो रहे हैं बाकायदा तौर पे और सिलसिला वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे कबायली भी है, वहाँ पे सेक्टेरियन भी है, वहाँ पे सारा कुछ ही चल रहा है। तो चलें इधर तो कश्मीर में तो ये हो जाएगा कि पाकिस्तान ने चलो कुछ उठा के जिसे कह लें कि वहाँ पे लॉन्च कर दिया या कोई फायर करके चीज़ भेज दी, फेंक दी। अब मणिपुर तक तो नहीं फेंक सकते ना जाके। हाँ, लेकिन एक बात है अब आ गई समझ, वहाँ पे म्यांमार साथ लगता है। ओके, 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 ये पॉसिबल है, कल को ये कोई इल्ज़ाम ना लगा दे कि म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, हालाँकि बर्मा के साथ म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस नहीं है रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से, अराकान वालों की वजह से। तो वहाँ पे अब चल रहे हैं तो वो भी हमने करवा दिए या नागालैंड।
में भी हम करवा देंगे, छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल अंदर वाक़ है जाके, वहाँ पे भी हम करवा दें। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि जो भी मामलात हों, उठा के वो पाकिस्तान पे लगाने शुरू कर दें। तो वो एक अब पिछले साल सितंबर में वहाँ पे मिनी मिसाइल फायर हुए थे। अब वो भी कह दें कि हमने उठा के वहाँ पे भेज दिए थे। तो ये नहीं है इस तरह की चीज़ें। हर जगह पे मामलात होते हैं, अपने हैं, इनके अपने बहुत सी तहरीकें चल रही हैं, बहुत बड़े पैमाने पे चल रही हैं, वो उनका अपने इश्यूज़ हैं। वो एक दौर में उन्होंने 2019 में जाके जलावतन हुकूमत बना दी थी यूके में। तो इस तरह के मामलात तो हैं, तो वो चल रहे हैं उनको तो इनको खुद एड्रेस करना पड़ेगा, हर चीज़ का इल्ज़ाम उठा के हमारे ऊपर ना लगा दिया करें, खुद अपने मामलात को देखें। जी। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएँ कि आसिफ साहब जो कह रहे हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम आप पाकिस्तान पे लगा देते हैं। आखिर क्या रीज़न है? बताएँ ज़रा हमारे व्यूअर्स को। हमने तो कोई इल्ज़ाम ही नहीं लगाया यार, मैंने तो कुछ बोला नहीं कि पाकिस्तान का हम मानते हैं। पाकिस्तान एक ऑब्नॉक्शियस आइडिया है, पाकिस्तान एक डिस्ट्रक्टिव आइडिया है। देखिए, अब आप अगर नहीं रियलाइज़ कर रहे हो, चलो इंडिया बहुत दुष्ट है, क्योंकि वो हिंदू है, मुशरिक है। इस्लाम, मुसलमान तो सारे भाई हैं, दीनी भाई तो है ना। अफ़गानिस्तान से क्यों लड़ रहे हो आप? ये ऑपरेशन खंदक किसी हिंदू से लड़ाई लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो अफ़गानिस्तान से, आप ये बता दो। ये ईरान आपके ऊपर जब चाहता है आपके ऊपर हमला करके चला जाता है, क्यों चला जाता है? अभी आपने अफ़गानिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी? ना करें ऐसा, अपनी आपकी जनरेशन्स रोएंगी। ना करें ऐसा। क्या मिला बांग्लादेश? अब ये कोई भी जगह हो भारत में, मुसलमान अक्सरियत नहीं बनने देंगे हम, कभी भी नहीं बनने देंगे। वो मानवीय अक्सरियत बनेगा, मानवों के बेस पे बनेगा। मानव से बड़ा कुछ नहीं, मानवता से बड़ा कुछ नहीं। और यही बात वेद की बात है। सबको अपना पूजा करने का अधिकार है, लेकिन हम अपना लॉ बना लेंगे। क्या लॉ बनाएंगे वहां पे मुसलमान अक्सरियत में आके? कि हिंदुओं को मंदिर नहीं बनने देंगे, घंटी नहीं बनने देंगे। अभी कल का प्रोग्राम है, ये बेचारी हमारी वो थी, क्या नाम है, डिप्लोमेट, बीबीसी का प्रोग्राम है, मैं शेयर करूंगा। बताइए कि हमें बिंदी और चूड़ी निकाल करके जाना पड़ता था पाकिस्तान की सड़कों पे। ये तो आपने समाज बनाया, इसीलिए आपको मुसलमान अक्सरियत बनानी है। तमिलनाडु की घटना है, मुसलमान 70% हो गए, उन्होंने डीएम को जाकर के चिट्ठी लिख दी कि डीएम साहब, हमारी 70% पॉपुलेशन है, हमारे इलाके से मंदिर हटवा दो। इसलिए आपको चाहिए मुसलमान बनने के लिए, नहीं होने दिया जाएगा। आप ढोल पीटिए, जितना जहर घोल सकते अपने लोगों में घोलिए। यहां पे वैदिक सिविलाइजेशन का फिर से रिवाइवल होगा, हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, वो होगा। कोई फोर्स नहीं रोक सकती उसको, क्योंकि वो नेचर का काम है। ये भारत वेद की ऋचाओं ने बनाया था, वेद की ऋचाएं जोड़ के रखेंगे। जिन्होंने वेद से अपना संबंध तोड़ लिया इस देश में, वो पाकिस्तानी बन गए। और जो पाकिस्तानी बन गए, उनका हालत आप देख लीजिए। मोहम्मद यूनुस चाइना में जाके भीख मांग रहे हो, आप भी चाइना में जाके भीख मांग रहे हो। अगर हम इतने ही दुष्ट होते तो बांग्लादेश को अपने अंदर मिला लिए होते और वहां पे सैनिकों के थ्रू जैसे यूएसएसआर ने राज किया था तुर्की में, हम कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने उनकी भूमि वापस कर दी कि आपको हमने स्वीकार कर लिया, ये भूमि आप इस्लामिक तरीके से चलाएं। मगर समस्या खुद के अंदर है। सारी जिंदगी हम आईना साफ करते रहे, ध्यान से देखा तो चेहरा धूल जो था वो पड़ोसी के ऊपर था, चेहरे पे, सॉरी, अपने चेहरे पर था। ऐसा कुछ है। आपके यहां तो सर्दियों के शामों में ऐसा होता है, ऐसे कामों में, वो भी आप नहीं समझ रहे हो। जाना तो आपको पड़ेगा सेक्युलरिज्म के ऊपर। ये जो आपने चालूपंथी में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ये तो आपको अभी और बेड़ा गर्क करेगा। 36 तो पावर सेंटर है, रिलीजियस पावर सेंटर है, आर्मी की पावर, आर्म फोर्सेस की पावर सेंटर है, पॉलिटिकल पावर सेंटर है, डिसिडेंट फोर्सेस की पावर सेंटर है। इसी में आप फ्रेगमेंटाइज हो जाओगे। आपको समझ ही नहीं आ रहा बात। हिंदू को कितना गाली दोगे, कितना अपनी जड़ों को गाली दोगे। इतना प्यार हो गया आपको अरब से आई हुई एक आइडियोलॉजी का, जिसको कि आप अपना स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट बनाते, आपने उसको अपना कल्चरल आइडेंटिटी बना दिया, अपनी सोशल आइडेंटिटी बना दी। और उसके चक्कर में अपनी जो आपके पुरखों ने आपको जीवन पद्धति दी थी, शैली जीने की, वो आपने कैंसिल आउट कर दी। और आप ये बता दो नहीं जी, पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं से बड़ा प्यार है। आपकी बात की सच्चाई तो सिर्फ आपके इन्हीं लोगों के जो द्वारा जो पब्लिक रिएक्शन वीडियो किए जाते हैं, वो देख ले तो आदमी को पता चल जाता है। आप ये कह रहे थे कि मुसलमानों का अक्सरियत का इलाका बन रहा था बंगाल में, तो हिंदुओं ने परेशानी कर दिया। अभी मैं सुन रहा था, आपकी पाकिस्तान की एक लड़की बोली थी, भाई वो हमारे जो है अरब के इतना पवित्र जगह, उसमें हम काफिरों को क्यों जाने देते हैं?
क्यों जाएंगे काफिर बिना सर खुले हुए? काफिरों को मक्का मुनव्वरा में जाने की कोई इजाजत नहीं होना चाहिए। ये आपने पॉपुलेशन तैयार की है, यह पॉपुलेशन किसी से फिट नहीं है दुनिया में। अगर हम इतने दुष्ट होते तो हम जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया उसके हम प्रधानमंत्री बन गए। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे भारतीय बैठे हुए हैं। इतने ही वो दुष्ट हैं, तो वो तो क्रिश्चियंस है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी जैसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भारत है। स्पेस में जो गया वो भारत है, वहां से वो कह रहे गीता से हमने पढ़ के दिखा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन आपने तो अपने किताबों में पढ़ा दिया ये हिंदू दुष्ट होते हैं, घटिया लोग हैं। कौन है वो दुष्ट? वो आप है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके संबंध भारत से खराब नहीं है, खुद से खराब है। ईरान क्यों आपके ऊपर अटैक करता है? तालिबान क्यों आपके ऊपर अटैक करता है? मत कीजिए ऐसा। भारत को आप हरा देंगे इस तरीके की घटिया और उन बातों में, लेकिन आपका समाज, चूंकि भारत जुड़ेगा, और अगर आप इसका रिस्पॉन्स ये है कि भारत अपनी मिट्टी से जुड़ता है, अपनी वैदिक आइडेंटिटी से जुड़ता है, और उसका रिस्पॉन्स ये है कि आप इस्लाम का डोज बढ़ाएंगे, तो आप बढ़ा के देख लीजिए। आप बढ़ा के देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यूएसएसआर ने अमेरिका से वो फाइट लड़ी जिस फाइट के लिए उनकी आइडियोलॉजी तैयार नहीं थी। सोशलिज्म से आप कैपिटलिज्म का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम था कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे वेल्थ का निर्माण करे। और यूएसएसआर ने कहा नहीं, वेल्थ का निर्माण करने का पावर सिर्फ स्टेट के पास होना चाहिए, स्टेट डिटरमाइन करेगा कि कौन सी बिजनेस चलेगा कौन सा नहीं। और वो अमेरिका से लड़ गए। क्या हुआ? आज कहां है यूएसएसआर? कहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और रशिया की आज जीडीपी कितना आपको पता है? रशिया का जीडीपी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। इंडिया की जीडीपी उनसे 2-2.5 गुना ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका आज भी 18-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। थ्योरी गलत लगाएंगे, रिजल्ट गलत आएगा। फिर मैं कह रहा हूं, रिविजिट कीजिए। बाकी तो कोमल काफरिन के ऊपर आप जब चाहे हमला कर सकते हैं, गजवा हिंद पे। अगली बार मियां आसिफ अली साहब जब गजवा हिंद खुरासान की फोर्सेज आए तो घोड़े पे सबसे पहले मैं आपको देखना चाहता हूं। आसिफ साहब, एंड पर क्या रिमार्क्स पेश करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक दुनिया में बात है राज करने की, तो पाकिस्तानी भी बहुत से हैं। यूके के अंदर पाकिस्तानी भी बहुत बड़े-बड़े ओहदों पे पहुँचे हैं, और सियासी हवाले से भी और दूसरे मामलात में भी। इसी तरह कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह पे ही मौजूद हैं, और ये तो पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। ऐसा कोई ये इतना बड़ा मामला है नहीं कि पाकिस्तानी कहीं पे नहीं है। तो दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक़्त मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं है, सिवाय इसराइल के, कि जहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं वो वर्किंग नहीं कर रहे। बल्कि इसराइल में भी पाकिस्तानी काफ़ी सारे जाके अभी ग़ज़ा के मामले पे करते रहे हैं। वहाँ पे जाके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हमारे अब्दुल रज़ाक साजिद साहब चलाते रहे हैं, बल्कि चला ही वही रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के अंदर, यरूशलेम के अंदर। तो वो भी पाकिस्तानी हैं हमारे, और जो सबसे बड़ा वहाँ पे वेलफेयर का जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो ये आप नहीं है कि नहीं है। आप जेरूसलम कैसे पहुंच गए जब आपके पासपोर्ट पे लिखा आप इजराइल को कंट्री नहीं मानते? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी मैं आपको क्या बता देता हुआ? हूँ। ये हाँ, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनैलिटी है उनके पास, तो उस सेंस में सारा उन्होंने किया तो हुआ है। पाकिस्तानी तो और नहीं जो रहे ना, वो ब्रिटिश नेशनलिटी वाला। तो इसलिए वहाँ पे यानी कि पाकिस्तानी हर जगह पे मौजूद है। ज़ाहिर बात है, जो आपको एक बात जहाँ बताऊं, जहाँ अभी पे इजराइल में गाजा के बाद इंडिया ने, यहूदियों ने इंडिया रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आप अपने वो भेजे वर्कर्स, 4 लाख वर्कर्स भेजे हमने। वो मुसलमानों पे भरोसा ही नहीं करते, नहीं करते आप पे तो भरोसा, ज़ाहिर हमसे बात है बुलाते कि हैं। जो जबकि वो मोनोथीज्म लेके आए हैं, वो बताते हैं मेरा भगवान गलत है। मोजेस को पहली बार बताया गया था, मोजेस को पहली बार बताया गया था कि बाकी भगवान गलत है। वो हम पे भरोसा करते हैं, हम पे। ये नहीं, नहीं, है वेद उससे की ताकत। पहले जहाँ तक हज़रत मूसा की बात है, तो उससे पहले हज़रत यूसुफ के दौर में भी ये हो चुका था। उससे पहले जाके हज़रत इब्राहीम के दौर में सारा कुछ, इब्राहिम जो हैं उनके दौर में हो चुका था। तो वो ऐसी बात नहीं है कि पहली तो दफ़ा हज़रत मूर्तियों मूसा को को तोड़ते बताया थे गया ना, था। वो तो मूर्तियों को तोड़ते थे। मगर लॉ तो ये कि एक खुदा है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो मोजेस को मिला पहली बार। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जो यूज की नोन ये हिस्ट्री है।
तो उसपे तो मौजूद था, ख़ैर जो इब्राहिमी फ़ेथ्स हैं, जो मज़ाहब हैं, वो तो चल ही रहे थे। तो बात ये है कि पाकिस्तानी भी हर जगह मौजूद हैं, वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स में मौजूद हैं, इदारों में मौजूद हैं, बड़ी अच्छी पोज़ीशंस में मौजूद हैं। तो ये तो एक चलता रहता है मामला। कहीं पे जेलों में ज़ाहिर भी है आपके मौजूद है। ज़्यादा है, आपके ज़्यादा लोग बाहर होंगे, वो ज़्यादा तादाद में वहाँ पे होंगे। तो ये नहीं है ऐसा। लेकिन वही बात जो दूसरी मैंने की, अब वो चीज़ें जो है वो खुल के सामने आने लग गई हैं। और यकीनन ये तो अभी आगाज़ है। मैं समझता हूँ कि ये अभी और इंतहा की तरफ जाएगा। ये आप ये ना समझिएगा कि ये स्टेप यहीं पे रुक जाएगा। ये जब तक भारत के अंदर मौजूद मुस्लिम्स पे उनकी वर्शिप पे पाबंदी नहीं लग जाती, उनके मामलात पे पाबंदी नहीं लग जाती, उनके ओपनली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने पे पाबंदी नहीं लग जाती, तो मैं तो उस वक़्त तक मुझे नहीं है कि ये काम रुकेगा। ये चलना है, ये बढ़ना है, ये बढ़ता जाएगा। और वो दिन आएगा एक दिन कि जब लोग कहेंगे, जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं, पाकिस्तानी हैं या जो बंगाल में मौजूद हैं, बांग्लादेश में, कि 1947 जो था, शायद एक बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त किस्म का फैसला था। जी। मैं भी मानता हूँ काफ़ी कि 1947 बहुत ज़बरदस्त फैसला था और भैया हमारी जान छूटी। आप वहीं रहिए क्योंकि ये चीज़ें सुन-सुन के कान पक गए। बाय द वे ये आपके यहाँ पे है कि जहाँ पे इस्लाम होता है वो दूसरों को पूजा करने की इजाज़त नहीं देता। तो आपको तो शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना? आप तो मस्जिद में नहीं जाने चाहिए थे, ये पूछ के भेजते हो कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। खैर चलिए आसिफ साहब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मुझे भागना होगा बिकॉज़ मेरे पास टाइम एकदम नहीं बचा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आसिफ साहब आपके वक़्त का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।